ठीक है, देखो इंपीरियलिज्म का सिंपल सा मतलब ये है कि जब एक बड़ा पावरफुल देश एक छोटे कमजोर देश पे कब्जा कर लेता है, क्यों कब्जा कर लेता है? देखो कब्जा करना ही इनफ नहीं है, क्यों कब्जा कर लेता है? उसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए, वहां से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे कब्जा किया, इसलिए कब्जा नहीं किया कि उन्हें इंडिया को मैनेज करने का शौक था या यहाँ पे सरकार बनाने का उन्हें शौक था। उन्होंने यहाँ पे सरकार इसलिए बनाई ताकि वो यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज बना सके ताकि वो यहाँ से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके ब्रिटेन ले जा सके। समझ में आया क्या है इंपीरियलिज्म? देखो अब इसको डिटेल में समझो, एक थोड़ा सा बैकग्राउंड जानो। 1750 क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कहाँ पे? इंग्लैंड। ठीक, 1750 में इंग्लैंड में होता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? मास अमाउंट में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का लगना। मास अमाउंट में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का लगना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जितने भी प्रोडक्ट्स बनते थे वो सारे बनते थे हाथ से। ठीक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद यानी 1750 के बाद जितने भी प्रोडक्ट्स बने वो सारे बने मशीन से, और बहुत मैसिव लेवल पे मशीन्स का सेटअप इंग्लैंड में लगाया गया। ठीक, इतना समझ में आया? इसी को कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। जब इंग्लैंड में बहुत मैसिव लेवल पे फैक्ट्रीज लगी तो अब फैक्ट्रीज को दो चीज चाहिए, इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज को दो चीज चाहिए। पहला लेबर और रॉ मटेरियल, दूसरा मार्केट। दूसरा मार्केट। ठीक, लेबर तो अवेलेबल हो ही जाता है। ठीक, पहले के टाइम पे सब एग्रीकल्चर ही करते थे। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के सोर्सेज में थे नहीं, तो जब इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज लगी तो लेबर्स की कमी नहीं हुई, लेबर्स तो मिल ही जाते हैं। ठीक, सबसे पहली चीज क्या चाहिए? रॉ मटेरियल। दूसरी चीज क्या चाहिए? मार्केट। मार्केट। अब देखो जैसे मान लेते हैं इंग्लैंड में एक फैक्ट्री लगी है, वो टी शर्ट बनाती है। क्या बनाती है? टी-शर्ट्स। टी शर्ट्स बनाती है। टी शर्ट बनाने के लिए इसको रॉ मटेरियल के रूप में क्या चाहिए? कॉटन, सिल्क। कॉटन। ठीक, कॉटन मान लेते हैं। अब मान लेते हैं इसने 1 लाख टी शर्ट्स प्रोड्यूस कर दी। ठीक, अब इसको 1 लाख टी शर्ट्स को बेचने के लिए, टी शर्ट्स को बेच के प्रॉफिट कमाने के लिए एक ऐसी जगह भी तो चाहिए जहां पे मार्केट अवेलेबल हो, जहां पे खरीदार अवेलेबल हो। ठीक, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, अच्छी पॉपुलेशन, पैसे वाली पॉपुलेशन कहाँ अवेलेबल थी? इंडिया। इंडिया। तो इट मींस, और रॉ मटेरियल्स भी अच्छे कहाँ अवेलेबल थे? इंडिया। इंडिया में। तो फिर ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि लेट्स कैप्चर इंडिया। ठीक, अब तुम एक बहुत अच्छा फैक्ट देखो, अपनी कॉपी निकालो और लिखना। 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहाँ हो रहा है? इंग्लैंड। और 1757 में सबसे पहला बैटल हो रहा है इंडिया। कौन सा? बैटल ऑफ प्लासी। ठीक, प्लासी का बैटल का क्या मतलब है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को हरा रही है और बंगाल पे कब्जा कर रही है। 1750 से पहले बैटल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ही नहीं हुआ है। 57 में बैटल हो रहा है। क्यों? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है। अब इंग्लैंड को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल और मार्केट। मार्केट। तो फिर पहला बैटल इन इंडिया, बैटल ऑफ प्लासी। देखो एक डायग्राम बनवाएंगे जिसमें तुमको दिख जाएगा कि पूरे इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कैसे किया, बैटल्स का डायग्राम। ये कुछ इंडिया का मैप है। ठीक, 1750 में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, सबसे पहला बैटल यहाँ हुआ बंगाल में 1757। इस बैटल को कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये बैटल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया, जिसमें बंगाल का नवाब हार जाता है और बंगाल पे किसका रूल हो जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वो इस बैटल में हार जाते हैं और बंगाल पे रूल किसका हो जाता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सरकार वहां पे स्टैब्लिश कर लेती है। फिर वो क्या करती है? अच्छा, ये लोग पॉलिटिक्स में क्यों आते हैं इंडिया में? ये लोग मनचाहे रेट पे रॉ मटेरियल खरीदते और मार्केट में मनचाहे रेट बेचे। एक्चुअली क्या होता है, जब भी कोई आदमी पॉलिटिक्स में आता है तो दो मोटिव होते हैं। एक वेलफेयर, वो जनता का भलाई करना चाहता है। ठीक, क्योंकि पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, सारी पावर, सारा पैसा सब तुम्हारी जेब में, जो तुम चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। अब तुम पॉजिटिवली यूज करना चाहो वैसे यूज कर लो, निगेटिवली यूज करना चाहो वैसे कर लो। ठीक, एक तो पॉइंट है वेलफेयर। दूसरा क्या है, जो भी नेता, जो भी पॉलिटिशियन चुना जाता है अपने एरिया का, उसको जनता एक चीज पे करती है, उसको कहते हैं टैक्स। ठीक, उस नेता का काम क्या होता है? उस जनता से टैक्स के पैसे को लेना, ठीक, और उस टैक्स के पैसे को जनता की भलाई पे खर्च कर देना। रोड बनवा दी, ब्रिज बनवा दिए, हॉस्पिटल्स बनवा दिए, स्कूल्स बनवा दिए, ठीक, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनवा दी। ये लोग क्या करते थे? ये लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स में आए, पावर में आए। अब यहाँ की जनता टैक्स किसको पे करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी को।
अब कायदे से इनको क्या करना चाहिए, इस पैसे को बंगाल के डेवलपमेंट में खर्च कर देना चाहिए। ये लोग क्या करते थे, इस पैसे से भारतीय किसानों से रॉ मटेरियल खरीद लेते थे, हमारे पैसे से, हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीद लेते थे, अपने उसमें यूज करते थे, अपने वहां ले जाते थे, वहां ले जाके टी शर्ट बनाते थे, हम फिर तो हमें बेचते थे आगे, फिर हमसे ही हमारा पैसा लेते ड्रेन थे। ऑफ वेल्थ। ठीक, इसी को कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। समझ में आया? ठीक, दिमाग देखो अंग्रेजों का। और बहुत सोचने वाली बात है, 7 समंदर पार से आए लोग। ब्रिटेन क्या है, एक आइलैंड ही तो है, मैप में देखो छोटा सा चारों तरफ है। से पानी है, एक आइलैंड ही तो है, टापू है छोटा सा। 7 समंदर पार से आए लोग जिन्हें हमारी भाषा भी नहीं आती है, ठीक, और गिनती के लोग आए थे 1500। उन्होंने इतने बड़े कॉन्टिनेंट पे, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया। ठीक, पॉलिटिक्स स्ट्रांग हुई। समझ में आया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1764 बैटल ऑफ बक्सर, दक्कन इलाका। ये दक्कन नहीं है, ये नॉर्थ है, यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा वाला पोर्शन है। देखो अगला, अब देखो धीमे धीमे तुम देखते जाओगे कि पूरा इंडिया इनके कंट्रोल में आता जाएगा। अभी क्या कौन सा पोर्शन आया है? बंगाल का। अब कौन सा पोर्शन आ गया? नॉर्थ। नॉर्थ इंडिया। ठीक, बनाओ भाई। तीसरा बैटल, एंग्लो मैसूर वॉर्स। यही पूछा तो मुझे। कब से कब तक? 1769 से 1799। इसी में टीपू सुल्तान है। 4 एंग्लो मैसूर वॉर्स लड़े जाते हैं, 4 वॉर्स, ठीक, 1769 से 1799 तक। इसमें टीपू सुल्तान भी आता है, साउथ में। 40 साल। ठीक, एक और देखो, एंग्लो मराठा वॉर। एंग्लो मराठा वॉर, फिर मैसूर वॉर से कहाँ कैप्चर किया था? साउथ पे पूरे। यहीं पे तो था टीपू सुल्तान का अंपायर। ठीक, एंग्लो मराठा वॉर 1775 से 1818। ठीक, उसके बाद एंग्लो सिख वॉर्स, कब से कब तक? 1845 से, सॉरी 1845 से 1849 तक, 4 साल। देखो बैटल ऑफ प्लासी शुरू कब हुआ? 657। 57, और फाइनल वॉर 49, 1849, लगभग 90 साल। पूरा इंडिया कैप्चर कर लिया। पूरा इंडिया कैप्चर कैप्चर कर लिया। ठीक, जो लोग मात्र भारत में व्यापार करने आए थे वो यहाँ अपनी सरकार बना लिए। ठीक है, कुछ इन वॉर्स इस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को जीता। ठीक, क्यों भारत को जीत रहे हैं? क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज है। रॉ मटेरियल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। हाँ, वहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया है ना। अब इंडस्ट्रीज लग गई, फैक्ट्रीज लग गई, अब उनको रिसोर्सेज चाहिए, मार्केट चाहिए, तो आपको क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं। इंडिया को कैप्चर कर रहे हैं। और उनका कब्जा सिर्फ भारत पे ही नहीं। ठीक, अब हम लोग लिखेंगे कि उनका कब्जा और कहां कहां है। इतना समझ में आ गया? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज लगी, तो उनको रॉ मटेरियल और मार्केट चाहिए थे, तो रॉ मटेरियल और मार्केट के लिए उन्होंने भारत को जीतना शुरू किया। कुछ इस तरीके से उन्होंने भारत को जीता, जो हमने वॉर्स तुम्हारे सामने लिख दिए हैं। पर 57 से 1849 तक इन्होंने सिर्फ भारत नहीं जीता, ये वॉर्स तो भारत में चल रहे थे, बहुत सारे अदर कॉन्टिनेंट्स भी तो हैं धरती पे, वहां पे भी एरियाज को जीत रहे थे ऐसे ही वॉर्स करके। जैसे इंडिया में रॉबर्ट क्लाइव है इनका मेन अधिकारी, और कोई होगा तो अमेरिका में वहां कोई मेन अधिकारी होगा, अफ्रीका में उनका मेन अधिकारी कोई और होगा, ऑस्ट्रेलिया में कोई और होगा, पूरे पैन वर्ल्ड इनका अंपायर चल रहा है। ये तो इंडिया की कहानी है सिर्फ। ठीक, अब देखो पैन वर्ल्ड इनकी कहानी क्या है, ये रेस कर दें। इतना समझ में आ गया कि ब्रिटिशर्स ने कब्जा करना क्यों स्टार्ट किया? क्यों स्टार्ट किया? इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल और मार्केट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, अब देखो इनका और कहां कहां कब्जा है। अगर हम बात करें, एक कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, सुना है? हां। ठीक, इधर साइड नहीं, क्या कहते हैं, ईस्ट साइड, वेस्ट साइड। ठीक, नॉर्थ अमेरिका में जिसको आज तुम कनाडा नाम से जानते हो, हां, वो भी इनके अंडर में है। ठीक, एक जगह है वहां पे जमाइका, वो भी इनके अंडर में है। एक जगह है बहामस, वो भी इनके अंडर में है। ठीक,
एक्सेट्रा, और भी कुछ प्लेसेस। ये नॉर्थ अमेरिका की कहानी है, ठीक। अब आ जाओ अफ्रीका, दूसरा कॉन्टिनेंट। सर इसी टाइम की बात चल रही है, मतलब हाँ। 1750 के पास। ये 57 से 1900 तक की बात चल रही, तुम ऐसे समझ लो, ठीक। 1857 1757 से 1857 तक वो भारत जीत चुके थे, है ना। 1857 47 40 49 में उनके एंग्लो सिख वाले वॉर्स खत्म हो गए ना, तो हम मोटा मोटा ये मान लेते हैं कि 1757 से 1857 बिल्कुल 100 ईयर वाला, कि कंफ्यूजन ना हो। इन 100 सालों में अंग्रेज इंडिया जीते ऑलमोस्ट भारत जीत चुके थे, और ये जो भारत जीतने का प्रोसेस था, इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल अदर कॉन्टिनेंट्स में भी उनका काम इधर भी मार चल रही है, उधर भी हाँ। उधर है। चौतरफा मामला चल रहा है, चारों तरफ इनका अंपायर एक्सपेंड कर रहा है, क्योंकि और जीत भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज इतने मैसिव लेवल पे लगी, उनको बहुत रॉ मटेरियल चाहिए और बहुत ज्यादा जगह बेचना है, और इनका सामान बिक भी रहा है, तो पैसे की भी कमी नहीं हो रही है, जीत भी रहे हैं, माइंडेड तो हैं, ठीक। अब देखो अफ्रीका, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका सबसे वहाँ की क्या कहते हैं, डेवलप्ड कंट्री, ठीक, इनके रूल में है। हाँ, आज के टाइम पे ना मॉरिशस नाम सुना है, चिली क्या, मॉरिशस इनके रूल में है। नाइजीरिया तो सुना ही होगा, हाँ नाइजीरिया भी इनके रूल में है। केनिया ये भी सुना है, एक्सेट्रा, और भी कई अन्य जगहें अफ्रीका की जिनके रूल में। और इधर आओ, ये इंडिया है, हाँ ये ऊपर चाइना है, ठीक। ये वाली जो जगह है, ये वाली, इसको कहते हैं साउथ ईस्ट एशिया। ये पूरा एशिया है, ये इंडिया है, ये चाइना है, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, तो ये वाली जगह कौन सी होगी, साउथ ईस्ट एशिया। देखो साउथ ईस्ट एशिया में इनका कहाँ कहाँ पे रूल है। साउथ ईस्ट एशिया में, जिसको आज तुम सिंगापुर के नाम से जानते हो, थोड़ा सा वो आइलैंड, ठीक, वो भी हांगकांग, वो भी। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें, जहां पे मुस्लिम नेशंस हैं, पूरा, पूरा नहीं, ओटोमन एम्पायर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ हाँ 1800 ठीक, ओटोमन एम्पायर भी तो एग्जिस्ट कर रहा है, यमन एक्सेट्रा, ठीक। फिफ्थ, इंडिया तो पूरा इनके पास है ही है ऑलमोस्ट। लगभग कुछ ही पॉपुलर जगहें हैं जहां पे इनका रूल है, देख के जरा पूरा वर्ल्ड ही कब्जा कर लिए, ठीक। एक फैक्ट के हिसाब से, एक फैक्ट ये कहता है कि साल 1900 की अगर बात करें, तो पूरी देखो इधर पूरी दुनिया की जो 25% जमीन थी, वो ब्रिटिश अंपायर के अंडर आती थी। इन 1900 25% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड इज अंडर ब्रिटिश अंपायर, और इसी को कहते हैं इंपीरियलिज्म, ठीक। जब एक मजबूत देश छोटे छोटे कमजोर देशों पे कब्जा करता है, वहां के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंपीरियलिज्म। अगर 1800 से 1900 के बीच में सबसे मजबूत इंपीरियल पावर की बात करें, तो वो है ब्रिटेन, ठीक, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक। फैक्ट समझ में आया। 1900 आते आते दुनिया की 25% जमीन पे ब्रिटिश अंपायर का कब्जा है। इसीलिए इस अंपायर के लिए एक लाइन कही जाती है जो तुमको बताई थी, द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश अंपायर, कि ब्रिटिश साम्राज्य में कभी भी सूरज ढलता नहीं, क्योंकि आप अमेरिका में हैं तो अफ्रीका में सूरज उग रहा होगा, अफ्रीका में है तो मिडिल ईस्ट में उग रहा होगा, मिडिल ईस्ट में है तो साउथ ईस्ट एशिया में उग रहा होगा, यहाँ है तो इंडिया में उग रहा होगा। धरती के किसी कोने में तो सूरज उग ही रहा होगा ना, और जिस कोने में उग रहा होगा वहां पे आपको ब्रिटिश साम्राज्य, ठीक, हर तरफ एक्सपेंशन। समझ में आया। इसको कहते हैं इंपीरियलिज्म। जब एक पावरफुल कंट्री छोटे छोटे देशों को एक्सप्लॉइट करती है, उनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती है, वहां पे कंट्रोल करती है, ठीक। और ये फ्रांस का कुछ इंपीरियल नक्शा है। दुनिया की 25% जमीन पे सन 1900 में ब्रिटेन, ठीक, ब्रिटेन का होल्ड है। समझ में आ गया। अब अगर ब्रिटेन के बाद 1900 में ब्रिटेन के बाद सेकंड नंबर पे कोई सबसे बड़ी इंपीरियल पावर थी, फ्रांस, तो वो था फ्रांस। देखो फ्रांस के बारे में, ऑटोमन एम्पायर है, ओटोमन एम्पायर नहीं था, ओटोमन एम्पायर तो 1800 के बाद डिग्रेड हो गया ना, ठीक, 1755 को उसने ओटोमन एम्पायर तो डिग्रेड हो गया ना। आप देखो, समझो फ्रांस की कहानी, फ्रांस कितना बड़ा इंपीरियल स्ट्रक्चर था। फ्रांस
फ्रांस का जो सबसे ज्यादा होल्ड था वो अफ्रीका पे था, सबसे ज्यादा होल्ड, क्योंकि अफ्रीका खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल भी है। ठीक, अगर हम अफ्रीका को 4 हिस्सों में बांट लें, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल और साउथ। ठीक, सेंट्रल जैसे इंडिया में सेंट्रल इंडिया क्या है, मध्य प्रदेश। हाँ, ठीक, सेंट्रल इंडिया। तो अगर हम नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो इनके पास नॉर्थ अफ्रीका में अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को और इजिप्ट था, 4 देश, और भी कुछ। वेस्ट अफ्रीका की अगर बात करें तो सेनेगल, माली, आइवरी कोस्ट, नाइजर और एक बहुत ऐसी कंट्री जिसके बारे में तुम लोगों को जानना चाहिए, अभी बताएंगे क्यों, बर्किना फासो। कभी नाम ही नहीं सुना। ठीक, क्या नाम था? बर्कीवा। BUR, बर्किना फासो, FASO, यहाँ पे डैश भी है बीच में। तो ऑस्ट्रिया हंगरी। नहीं नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी नहीं, उसका नाम है ऐसे, बर्किना फासो। ठीक, चलो सेंट्रल में देखो, चैड, सुना है ना। भैया? अफ्रीका का मैप देखो जाके तुम लोग। गैबोन, कॉन्गो, ये तो सुना ही होगा। ये सुना है। कैमरून, मतलब मैं तो आता ये सुना है कि जो मैंने कॉन्गो के बारे में पढ़ा है काफी। ईस्ट, मेडागास्कर। यहाँ से एक लड़का मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मुझे जानता था, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की उससे बात हुई थी। उसका नाम था मेडागास्कर से। ठीक, उसका नाम था, उसका नाम ही नहीं याद आता है, अभी बताएंगे नाम उसका। और एक और है यहाँ पे, कोमोरोस आइलैंड, रिचर्ड रेनॉल्ड्स। एलयू में। एलयू में बहुत अंग्रेज पढ़ते हैं, बहुत विदेशी। एक से मैंने दोस्ती करी थी, उसका मैंने जितने दोस्त बनाए वो सब अंग्रेज ही थे। एक था ताजिकिस्तानी, ठीक है, एक था वियतनामी, उसका नाम टाइगर था। बड़े गजब दोस्त रहे हैं आपके। वो मुझसे बड़ा था 6 साल। कितने? 6 साल। उनको PhD कर रहा था मैं। हाय टाइगर। तो हाय हर्ष। देखो, बिना इंजन के चलाते हैं। एशिया, ये अफ्रीका का रूल समझे। अब एशिया में हो, एशिया में कहाँ इनका कब्जा है? एशिया में जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे तुम कुछ कंट्रीज देखते हो, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, छोटे छोटे आइलैंड टाइप के नेशंस हैं। ठीक, वहां पे भी फ्रांस का रूल है। लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। यहाँ पे क्यों रूल है? क्योंकि इन आइलैंड्स को कहा जाता था क्या? मसाले, स्पाइस आइलैंड्स। ठीक, मसाले पाए जाते थे, स्पाइस आइलैंड्स। ठीक, एंड मैनी अदर प्लेसेस, और कई अन्य जगहों पे भी फ्रांस का शासन है। ठीक, तो ब्रिटेन के बाद अगर सबसे बड़ी कोई इंपीरियल पावर थी 1800 to 1900 की टाइम पीरियड में, तो वो थी फ्रांस। ठीक, और अब इस रेस में दो नए कॉम्पिटिटर्स की एंट्री जर्मनी। ठीक है, देखो 1750 में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक, और उसके बाद उसका पूरी दुनिया पे एक्सपेंशन। उसके बाद फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद उसका पूरी दुनिया पे एक्सपेंशन। 1870 और 1871 में जर्मनी और इटली। बर्थ ऑफ इटली, और 1871 में बर्थ ऑफ जर्मनी। अब जब ये दो देश पैदा हुए तो ये भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे। ठीक, अब जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन करेंगे तो इनको भी रॉ मटेरियल चाहिए होगा, मार्केट चाहिए होगी। इनको भी तो रॉ मटेरियल मार्केट चाहिए होगी, और रॉ मटेरियल मार्केट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? छोटे देशों पे कब्जा करना पड़ेगा। और जब कोई बड़ा देश छोटे देश पे कब्जा करता है, उस प्रोसेस को कहते हैं इंपीरियलिज्म, और उस कब्जा हुए देश को कहते हैं कॉलोनी ऑफ दैट बिग नेशन। जैसे इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी। ठीक, अब देखो जर्मनी ने कहां पे कब्जा किया। जर्मनी ने भी जो अपना एक्सपेंशन शुरू किया वो शुरू किया अफ्रीका से। अब देखो, सबसे पहले जर्मनी ने सबसे पहले अगर रूल स्टार्ट किया तो वो किया नामीबिया से। ठीक, ये भी अफ्रीका का पार्ट है नामी। और जब इसने नामीबिया पे कब्जा किया तो वहां पे एक कम्युनिटी रहती थी, हीरोरो ट्राइब कह लो, हीरोरो कम्युनिटी कह लो, हीरोरो जनजाति कह लो, कुछ भी कह लो। जब इन्होंने नामीबिया पे कब्जा किया 1871 के बाद, जब ये पैदा हुए उसके बाद जब इन्होंने नामीबिया का कब्जा किया तो वहां पे ट्राइब रह रही हीरोरो। और नामीबिया पे कब्जा करने के लिए
हीरो ट्राइब के 80% लोगों को इन्होंने मार दिया था और इसी को कहते हैं हिस्ट्री की भाषा में जीनोसाइड। ठीक, कब्जा करने के लिए वहां की पब्लिक को मार। जब आप किसी एक कॉमन कल्चर और आइडेंटिटी के लोगों को मास लेवल पे किलिंग कर दें उनके एरिया को हथियाने के लिए, तो उसको कहते हैं जीनोसाइड। इन्होंने मॉडर्न टाइम का, जर्मनी ने, ये जो मॉडर्न एरा है ना, नया जमाना, उसका सबसे पहला जीनोसाइड जर्मनी ने किया। ठीक, किसको मार के? हीरो ट्राइब को मार के, नामीबिया की। ठीक, उसके बाद एक और बहुत पॉपुलर जीनोसाइड हिटलर ने किया, ज्यूज को मार के वर्ल्ड वॉर सेकंड में। आज मॉडर्न टाइम में अगर तुमको जीनोसाइड देखना है तो इजराइल और पैलेस्टीन का वॉर देख लो। इजराइल पैलेस्टीन के लोगों को मार रहा है ना, वो सब एक कम्युनिटी, एक कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनके एरिया को लेने के लिए। वो क्या है? एक तरीके का मॉडर्न जीनोसाइड। ठीक, समझ में आया? इजराइल जर्मनी से दूर है या फिर उसके पास में है? इजराइल मिडिल ईस्ट में है। इजराइल यहाँ पे है, जर्मनी यूरोप में ऊपर है। मिडिल ईस्ट में। हाँ, इजराइल मिडिल ईस्ट में। ये जो ईरान, इराक, कतर है, इसी के बीच में एक छोटी सी कंट्री है इजराइल। ठीक, अब देखो, सबसे पहला इन्होंने कहाँ पे किया? नामीबिया। उसके बाद तंजानिया, फिर एक कंट्री है, ये बहुत एक्साइटिंग कंट्री है, इसका अभी तुम लोगों को बताएंगे अफ्रीका के बारे में कैसे जानो, रवांडा। ठीक, सुना है? नाम अजीब है। इससे भी एक और अजीब नाम है, दुनिया का सबसे गरीब देश इस मॉडर्न टाइम पे, बुरुंडी। ठीक, एक और कैमरून। ये तो लिखा है आपने अभी। ठीक, ये उसी से वॉर में उसने लिया है, फ्रांस को हरा के। हाँ, यही ये इसीलिए तो क्लैशेस शुरू हुए। कॉलोनीज की रेस चल रही है, उनके पास कॉलोनीज हैं और जर्मनी क्या कर रहा है? उनकी एग्जिस्टिंग कॉलोनीज पे अटैक करके उनसे कॉलोनीज ले रहा है। एग्जांपल कैमरून, एक तुमको दिख गया। ठीक, और देखो टोगोलैंड। ठीक, समझ में आया? थोड़ी सी इटली की भी बात कर लेते हैं। इटली ने अफ्रीका में एक जगह है इरिट्रिया, सोमालिया, लीबिया, अफ्रीका पे सोचो ज्यादा रिसोर्सफुल है ना अफ्रीका। बड़ा भी है। ठीक, अब देखो सबसे बड़ी इंपीरियल पावर्स कौन है? ब्रिटेन और फ्रांस। उस इंपीरियल पावर की रेस में दो नए देश, इटली और जर्मनी भी लग गए हैं। ठीक, तो अब दोनों के बीच क्लैशेस डेवलप होंगे ना, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में भी चल रहा है, फ्रांस में भी चल रहा है, अब जर्मनी इटली में भी चलने लग रहा है। ठीक, अब सबको रॉ मटेरियल्स चाहिए, और तो रॉ मटेरियल्स के लिए क्या चाहिए? कॉलोनी। तो कॉलोनी के लिए रेस बढ़ेगी, और जब रेस बढ़ेगी तो देशों के बीच टेंशंस बढ़ेगी, क्लैशेस बढ़ेंगी। ठीक, इसका इंपैक्ट क्या रहा? वर्ल्ड वॉर। इसका इंपैक्ट क्या रहा? डेवलपमेंट ऑफ टेंशंस बिटवीन नेशंस। समझ में आया कैसे डेवलप हो रही टेंशंस? जैसे कि देखो, इसके पास कैमरून आ गया है, और ये था किसके पास? फ्रांस के पास। तो जब इसने कैमरून लिया होगा तो जर्मनी और फ्रांस के बीच टेंशन नहीं डेवलप हुई होगी। ठीक, समझ में आया? तो इस तरीके से जब ये कॉलोनीज की रेस बढ़ी अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की चीजों को फुलफिल करने के लिए, तो टेंशंस का डेवलपमेंट हो गया। तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं, ऐसे हमको पढ़ना कैसे पढ़े? क्या तरीका है ये, मैं समझ नहीं आता। ये मैं पिछले साल से देख रहा हूँ, जब आप पढ़ाते हैं तब क्यूरियोसिटी जगती है, हम पढ़ते हैं तो मर जाती है। जब भी कोई चीज पढ़ो उसमें वाई ऐड करो, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, फिर उसके बारे में सर्च करो तो तुम्हें पता चलेगा। ठीक, जैसे एक जनरल परसेप्शन है, इंपीरियलिज्म ऐसे ही बताया जा सकता है कि एक स्ट्रांग नेशन कर जा, बात खत्म। ठीक, लेकिन हमने इसको जब बताया तो क्या ऐड किया? वाई, क्यों कब्जा करेगा, क्यों कब्जा कर रहे हो? तो हमें पता चला अच्छा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में रॉ मटेरियल मार्केट चाहिए। ठीक, फिर हमने देखा अच्छा ठीक है, कब्जा कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? तब हमने ये तो ये आ गया, बस इतना ही हो गया। तुम्हें थोड़ा वाई ऐड करना है बस। जैसे मैं चैप्टर पढ़े थे, जल्दी जल्दी खत्म हो जा रहे थे वो। इधर रट्टा मारा था मैं, बस लगा था कि पढ़ रहा हूँ सेटिस्फैक्शन के लिए। ठीक, और बाकी एक्चुअली जब समय मिले तो थोड़ी बाहर की चीजें भी देखो, जैसे हमने तुमको ब्लॉग्स बताए, अफ्रीकन ब्लॉग्स देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि अफ्रीका में कैसे कैसे लोग किस किस सिचुएशंस में रह रहे हैं। ठीक, और उनकी सिचुएशन के जिम्मेदार ब्रिटेन और फ्रांस ही हैं। अगर आज के टाइम पे अगर आज के टाइम पे तुम ब्रिटेन कभी भी अफ्रीका जाओगे तो वहाँ पे दो ही लैंग्वेज बोली जाती हैं। मतलब एक तो उस देश की लोकल लैंग्वेज बोलेगा इंग्लिश,
एक या तो इंग्लिश बोलेगा या फ्रेंच बोलेगा, और फ्रेंच ज्यादा बोलेगा। क्यों? कब्जा था उनके पास में। हम इंग्लिश बोलते हैं, क्यों? कब्जा। ठीक है, लैंग्वेज उन्होंने मिक्स करी ना हमारे अंदर, बताइए। ठीक है, इसलिए ब्लॉग जरूर देखना। दिन में सोते हुए जाया करो, तो जो फोन चलाते हैं बच्चे, जैसे हमने देखा जब सोने जाते हैं तो फोन चलाते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं। अगर उसकी जगह तुम आधे घंटे का, 30 मिनट का, 40 मिनट का एक ब्लॉग देखो, तो अगर तुम रोज एक ब्लॉग देख रहे हो, मींस काफी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, बहुत अंडरस्टैंडिंग बहन के ब्लॉग हैं। बहन के ब्लॉग, हाँ ये वाले इसके देखो, पैसेंजर परमवीर के देखो, बाकी पॉडकास्ट वगैरह में मैंने उसमें फर्जी बातें करते हैं। ठीक, खाली ज्ञान दिया करते हैं। पॉडकास्ट से कुछ होता नहीं ना, कोई फायदा नहीं होगा उसका। जब तुम रियल लाइफ में फेस करोगे, सब कहानी वैसी होगी नहीं, तुम कहोगे पागल था साला। ठीक, अब आते हैं सैराजेवो क्राइसिस। ठीक, देखो भाई, लास्ट पॉइंट है, तुम्हारे कॉजेस खत्म हो जाएंगे। ठीक, सैराजेवो क्राइसिस। अब सैराजेवो क्राइसिस क्या है? हमारे भाषा में 3-4 मिनट रन कर देंगे बता के भी। देखो, अगर हमने उस दिन जाना था कि यूरोप का जो नीचे वाला पोर्शन था उसको हम लोग कहते थे साउथ ईस्टर्न यूरोप। ठीक, जहाँ ठीक ऑटोमैन एम्पायर, साउथ ईस्टर्न यूरोप। साउथ ईस्टर्न यूरोप में बहुत सारे देश थे, छोटे छोटे। उन देशों को साथ में क्या कहा जाता था? बाल्कन नेशंस। ठीक, बाल्कन नेशंस के जैसे ही नीचे आप बढ़ेंगे, एक और रीजन मिलेगा, उस रीजन को हम लोग कहते हैं ओटोमन एम्पायर। तो इन दोनों पे है। ओटोमन एम्पायर तो बाल्कन नेशंस में भी कब्जा है ना, तो ये ओटोमन एम्पायर का है, तो ये भी तो ओटोमन एम्पायर का एक पार्ट है। मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया। हाँ, ये जो यूरोप का नीचे वाला पोर्शन है, साउथ ईस्टर्न पोर्शन, इसे हम लोग यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, उन्हें हम साथ में कहते हैं बाल्कन नेशंस। फिर जैसे ही आप इस साउथ ईस्ट यूरोप के नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी आप बहुत सारे देश पाएंगे, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, पैलेस्टीन, इजराइल, आज के टाइम पे इन सबको साथ में कहा जाता था वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया, एक तरीके से ये एशिया का वेस्टर्न पार्ट था। इस वेस्ट एशिया पे और इस साउथ ईस्ट यूरोप पे किसका रूल था? ऑटोमन एम्पायर। ठीक, एक अंपायर का रूल था, उस अंपायर का नाम था ओटोमन अंपायर। ठीक, अब क्या हुआ? कल हम लोगों ने एक और बात जानी कि पूरे यूरोप में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर हो गया था, नेशनलिज्म का। नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता था? ये जो ओटोमन अंपायर था, इस अंपायर के अंदर, कल हमने इसीलिए पहले बता दिया था, इस पूरे ओटोमन अंपायर के अंदर बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग रहते थे, यानी कि जो अलग भाषा बोलते थे, अलग धर्म को पालन करते थे, अलग अलग कल्चर्स के थे, वो सब लोग एक साथ किस अंपायर के अंदर रहते थे? ओटोमन अंपायर के अंदर। इसमें कुछ लोग एक भाषा बोलते थे, उस भाषा का नाम था सर्बियन, कुछ लोग अल्बेनियन बोलते थे, कुछ मैक्सिडोनियन बोलते थे, कुछ ग्रीक बोलते थे, कुछ बल्गेरियन बोलते थे, रोमानियन बोलते थे। फिर 1800 के बाद से यूरोप में एक कॉन्सेप्ट बहुत पॉपुलर होने लगा, उस कॉन्सेप्ट का नाम है नेशनलिज्म, नेशन एंड नेशनलिज्म। ठीक, ये कहां से आया, कब आया, ये कल बता। तुमने क्या देखा कि साउथ ईस्ट यूरोप में कुछ छोटे छोटे देश हैं, उनको हम लोग बाल्कन नेशंस कहते हैं, और फिर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे देश हैं, उनको हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं। इस वेस्ट एशिया के पोर्शन पे और इस साउथ ईस्ट यूरोप के पोर्शन पे अगर किसी अंपायर का कब्जा है, तो उस अंपायर का नाम है ओटोमन अंपायर। ओटोमन अंपायर के अंदर बहुत सारी भाषाएं और धर्म बोलने वाले लोग रहते थे, और 1800 के बाद से पूरे यूरोप में एक लहर चली, जिस लहर का नाम था नेशनलिज्म। ये कॉन्सेप्ट ये कहता था कि जितने भी लोग सेम कल्चर के हैं, सेम आइडेंटिटी के हैं, सेम रिलीजन के हैं और सेम लैंग्वेज बोलते हैं, उनको ये अधिकार है कि वो अपना देश बना के रह सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट धीमे धीमे बहुत पॉपुलर होने लगा। ठीक, तो इस ओटोमन अंपायर के अंदर कुछ लोग रहते थे जो सर्बियन भाषा बोलते थे। उन्होंने कहा यार, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम अपनी भाषा का एक देश बना सकते हैं, अपने कल्चर के आधार पर एक देश बना सकते हैं। तो सर्बियंस ने क्या किया? एक देश बना लिया, उसका नाम रखा सर्बिया। कब बनाया? 1817 में। ठीक, 1817 में एक ही कंट्री बना के अपना शासन खुद से करने लगे। ठीक, इसी की देखा देखी में एक और लोग थे जो ग्रीस भाषा बोलते थे, ग्रीक बोलते थे। उन्होंने कहा कि यार, हमें भी अपनी कल्चर आइडेंटिटी के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से साथ में रह के एक देश बना लेना चाहिए। इन्होंने ग्रीस बना लिया 1830 में। ठीक, और फिर यही सिलसिला बहुत पॉपुलर होता चला गया। जैसे हर्जी गोविना कब? 1878 में। ठीक, बोस्निया
1878 में, ठीक। उसके बाद मॉन्टीनेग्रो, 1870 में। अल्बेनिया कब? 1912 में। फिर मैक्सिडोनिया 1914 बट बहुत पहले 1913 में, ठीक। बल्गेरिया ये नहीं मालूम 1908, ठीक। रोमानिया फिर रोमानिया, कब? 1816। अब तुमको एक चीज दिख रही होगी कि 1800 के बाद से पूरे यूरोप में एक कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो रहा है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है नेशनलिज्म। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी लोग एक भाषा, एक कल्चर, एक आइडेंटिटी के हैं, वो अपना देश बना के रह सकते हैं। तो सर्बियंस ने कहा कि ठीक है, हम ओटोमन एम्पायर के अंडर नहीं रहेंगे, उनसे वॉर वगैरह लड़ी, लड़ाई झगड़े उनके हुए और उन्होंने अपना एक अलग देश बना लिया, ठीक। फिर सबने यही फॉर्मूला फॉलो कर लिया। ग्रीस ने कर लिया, बल्गेरिया ने कर लिया, रोमानिया ने कर लिया, हर्जेगोविना, बॉस्निया, मॉन्टीनेग्रो, अल्बेनिया, मैक्सिडोनिया, सबने अपने अपने कल्चर, आइडेंटिटी और लैंग्वेज के आधार पे अपने अपने देश बना लिए। इसी की वजह से ओटोमन एम्पायर वीक होने लगा, ठीक, अपने डिक्लाइन की तरफ जाने लगा। ये था नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन ये जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, ये समय के साथ किस में बदल गया? एग्रेसिव नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट में। कल हमने इसका एक एग्जांपल दिया था। अभी ये लोग क्या कर रहे थे? देशभक्ति की भावना को इस्तेमाल करके, अपने लोग हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, अपने कल्चर के हैं, इन सब कॉन्सेप्ट्स, इन सब फीलिंग्स को इस्तेमाल करके ये लोग अभी तो देश बना रहे थे, ठीक। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एग्रेसिव नेशनलिज्म में। इसका एग्जांपल कर दिया था फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस था, यहाँ जर्मनी था, और जर्मनी के पास थोड़ा सा हिस्सा था एलास्के लॉरेल करके, ठीक। तो फ्रांस के नेता अपने देश के लोगों से क्या कहते थे कि जो जर्मनी है, वहां पे एक जगह है एलास्के लॉरेल करके, ठीक, वहां पे फ्रेंच लोग रहते हैं, हमारा कल्चर है, वो हमारा कल्चर है, तो कायदे से एलास्के और लॉरेल हमारा पार्ट होना चाहिए। तो देखो कैसे जो पॉलिटिशियंस, जो रूलर्स थे, वो देशभक्ति की भावना को यूज करके अपने एरिया को एक्सपैंड करने की बात करने लगे थे, ठीक। जब ये नेशनलिज्म एग्रेसिव नेशनलिज्म में कन्वर्ट हुआ, तो ये बात सर्बिया को भी समझ में आई कि हाँ ठीक है, हमें भी इस देशभक्ति की भावना को अपने अंपायर को एक्सपैंड करने के लिए यूज करना चाहिए। तो सर्बियंस ने बोला कि हम सब एक नस्ल को बिलोंग करते हैं, एक रेस को बिलोंग करते हैं, उस रेस का नाम है स्लाव रेस, ठीक। और उसने कहा ये जो बाकी बाल्कन नेशंस हैं, रोमानिया, बल्गेरिया, मैक्सिडोनिया, मॉन्टीनेग्रो, यहाँ भी जो लोग रहते हैं, वो भी सब एक नस्ल को बिलोंग करते हैं, जो कि है स्लाव। और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो लोग एक रेस के हैं, एक कल्चर के हैं, एक आइडेंटिटी के हैं, एक लैंग्वेज के हैं, उनको सबको एक साथ रहना चाहिए मिलके, यही तो कहता है। तो सर्बिया ने एक नया सपना देखा, ग्रेटर सर्बिया बनाने का, ठीक। इतना समझ में आया कि सबसे पहले नेशनलिज्म आया, देश आजाद हुए, देश ने अपनी लैंग्वेज, आइडेंटिटी के नाम पे अपने देश बनाए। फिर इन्होंने इस नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को यूज करके अपने अंपायर को एक्सपैंड करना शुरू किया। उस अंपायर के एक्सपेंशन ने सर्बिया ने एक सपना देखा, सारे स्लाव्स को मिला के एक ग्रेटर सर्बिया बनाने का, ठीक। आगे बढ़े, इतना समझ में आ गया? अब देखो, अब सर्बिया ने एक ड्रीम देख लिया है, कौन सा? ग्रेटर सर्बिया बनाने का, ठीक। और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, कौन सा ड्रीम? ग्रेटर सर्बिया का, ठीक। ये ड्रीम कैसे पूरा होगा? यूनाइट ऑल बाल्कन नेशन स्टेट्स, ऑल स्लाव्स, बाल्कन्स को नहीं, स्लाव्स को। जब स्लाव्स यूनाइट होंगे तो बाल्कन अपने आप यूनाइट हो जाएगा, ठीक। सारे स्लाव्स को यूनाइट करने का, ठीक। इस ड्रीम को पूरा करने के लिए, इस ड्रीम को पूरा करने के लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, ठीक, एक गुप्त सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी। इस सोसाइटी का नाम उसने रखा ब्लैक हैंड, बोला, ठीक। क्या काम करती थी ये सोसाइटी? जो उनके पार्ट्स पे, सर्बिया के पार्ट्स जो चाहते हैं, उन पे जो बाहर से रूल करते हैं, उनको पकड़ के मारना। जो लोग उनकी बात ना माने, यूनाइट होने के लिए उनको धोना। देखो ये सोसाइटी क्या काम करती थी? ये सबसे पहली चीज तो एक सीक्रेट सोसाइटी, इट मींस ये हिडन सोसाइटी, ठीक, जो हिडन तौर तरीकों से काम करती थी। सबसे पहला इसका काम क्या था? टू यूनाइट ऑल स्लाव्स,
सारे स्लाव्स को यूनाइट करना, जो कि अलग अलग बाल्कन नेशंस में हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि तुम भी स्लाव हो, हम भी स्लाव हैं, एक काम करते हैं, हम सब मिलके ग्रेटर सर्बिया, अखंड सर्बिया बनाने की बात करते हैं, ठीक। और अखंड सर्बिया बनाने के लिए, ग्रेटर सर्बिया बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक। तुम सब हमारे साथ मिल जाओ। ये मैसेज वो सीक्रेट तरीके से, हिडन तरीके से जनता तक। दूसरी चीज क्या है, इन स्लाव को यूनाइट करके वो क्या बनाएंगे, ग्रेट सर्बिया, अखंड सर्बिया, ग्रेट सर्बिया, ठीक। और ये एक कॉन्सेप्ट में बिलीव रखते हैं, दे बिलीव इन वॉयलेंस, ठीक। ये वॉयलेंस में बिलीव रखते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, और असैसिनेशंस में बिलीव रखते हैं, हत्याओं में, ठीक। वॉयलेंस दंगों में, ठीक, और असैसिनेशंस में, किसी की भी हत्या ये ग्रेट सर्बिया का ड्रीम पूरा करने के लिए कर सकते हैं, ठीक। ये इस ब्लैक हैंड सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ठीक। इस ब्लैक हैंड सोसाइटी का एक स्लोगन भी था, नारा क्या था, यूनिफिकेशन और डेथ, करो या मरो, मतलब यूनाइट है तो मर जाओ, ठीक है। या तो ग्रेटर सर्बिया बनेगा या हम मर जाएंगे, ठीक, मिट्टी में मिलके खत्म हो जाएंगे। समझ में आया, यूनिफिकेशन। और जब भी हिस्ट्री समझनी हो, कोई प्रेजेंट का एग्जांपल उठा लो, जैसे हमने तुमसे क्या कहा, जीनोसाइड का एग्जांपल लिया, तो हमने तुरंत तुमको इजराइल फलस्तीन का एग्जांपल दिया। हम इसी तरीके से समझते हैं कि जो वक्त बीत चुका है, क्या वैसा ही कुछ थोड़ा मोड़ा आज हो रहा है, कहीं हम देख सकते हैं क्या? तो जब हमें आंखों से दिख जाती है वो चीज, तो हमको तुरंत कनेक्ट हो जाता है, यहाँ ऐसे ही होता होगा, ठीक। ढूंढना हमारा काम है, ढूंढना हमारा काम है। समझ में आया, ब्लैक हैंड समझ में आई क्या है? एक सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी है, यूनाइट करती है सारे स्लाव्स को, ग्रेट सर्बिया बनाना ड्रीम है, वॉयलेंस असैसिनेशन में बिलीव करती है, इसका स्लोगन क्या है, यूनिफिकेशन और डेथ, ठीक। आगे बढ़ो, देखो रेस कर दें, कल आना है संडे को, हाँ रेडी, ठीक, ठीक है। देखो, बियॉन्ड सर्बिया, बिफोर सर्बिया कुड कंप्लीट हिज ड्रीम, ऑस्ट्रिया हंगरी annexed बोस्निया एंड हर्जेगोविना इन 1908, ठीक। इससे पहले कि सर्बिया अपना ग्रेटर सर्बिया बनाने का सपना पूरा करता, ठीक, ये बाल्कन नेशंस थे, और यहाँ पे बोस्निया, हर्जेगोविना और बोस्निया था, और इसके ऊपर क्या है, ऑस्ट्रिया हंगरी, यहाँ पे क्या है, सर्बिया, ठीक। सर्बिया इन सबको मिला के ग्रेट सर्बिया बनाना चाहता है पूरे बाल्कन को, ठीक। इससे पहले सर्बिया अपना ग्रेटर सर्बिया का ड्रीम पूरा करता, वो ड्रीम पूरा कर भी रहा था, ठीक। अल्बेनिया और एक दो और छोटे मोटे नेशंस की जो स्लाव्स थे, वो उनको अपने में मिला भी चुका था, ठीक। और वो बोस्निया और हर्जेगोविना को भी मिलाना चाह रहा था, पर इससे पहले वो उनको मिलाता, ग्रेट सर्बिया का ड्रीम पूरा करता। 1908 ऑस्ट्रिया हंगरी कैप्चर्ड बोस्निया एंड हर्जेगोविना। 1908 में तो दोनों इंडिपेंडेंस मिली थी, ऑटोमन एम्पायर 1878 में मिली थी। पीछे देखो हमने जो लिखवाया, अभी तुमने लिखा ही नहीं, ठीक। 1878 में मिली थी, हाँ हाँ, ठीक। 1908 में तो इधर एनेक्सेशन, ठीक है। 1908 में उसको ऑस्ट्रिया हंगरी कैप्चर कर लेता है। जब उसको ऑस्ट्रिया हंगरी कैप्चर करता है, तो इससे किसका ड्रीम टूटा, सर्बिया का। कौन सा ड्रीम, ग्रेटर सर्बिया बनाने का। और 1908 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी इन दो जगहों को कब्जा करता है, यहीं से एक राइवलरी शुरू होती है, किसके किसके बीच, ऑस्ट्रिया हंगरी वर्सेस सर्बिया के बीच में। कुछ नाम इसका, ठीक, नहीं इस राइवलरी का कोई नाम नहीं, ठीक। एक क्लैश स्टार्ट होता है ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच में। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया हंगरी बोस्निया और हर्जेगोविना को भी मिला के ग्रेट सर्बिया बनाना चाहता था, पर उस पे कब्जा किसने कर लिया, ऑस्ट्रिया हंगरी। अब 1908 में ये हुआ है, अब सर्बिया मौके की तलाश में, ठीक, कि कोई मौका मिले ताकि हम रिवेंज ले सकें, ठीक है, जगह छीन ली, ठीक, हमारी जगह चली गई, उसका ड्रीम टूट गया ग्रेट सर्बिया बनाने का। अब सर्बिया मौके की तलाश में, बदले की तलाश में, और मौका मिल गया। 28 जून 1914 1914, 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया हंगरी के जो अगले राजा होने वाले थे, ऑस्ट्रिया हंगरी की सरकार ने घोषित कर दिया था कि आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड करके एक प्रिंस हैं, ये यहाँ के अगले राजा होने वाले हैं, ठीक। ये बोस्निया घूमने आते हैं, ठीक, जैसे राजा महाराजा दौरों पे जाते हैं ना, कि अपने क्षेत्र में अलग अलग चक्कर मारने जाते हैं, कह लो, ठीक। वो वैसे ही बोस्निया चक्कर मारने आए थे, देखने आए। बोस्निया में कहाँ आए थे, बोस्निया की कैपिटल, बोस्निया कंट्री है ना,
बॉस्निया की कैपिटल सराजेवो। सैराजेवो, ठीक। वो बॉस्निया की कैपिटल सैराजेवो पहुंचते हैं। जब वो बॉस्निया की कैपिटल सैराजेवो पहुंचते हैं और ये खबर बॉस्निया के लोगों को पता चलती है, तो जो ब्लैक हैंड सीक्रेट सोसाइटी है वो प्लान बनाती है क्या करने का, इनको मारने का, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड का Assassination। असैसिनेशन करने का, इनको इनकी हत्या करने का। इनकी हत्या करने के लिए ब्लैक हैंड 7 हत्यारे 7 असैसिन्स कहाँ भेजता है? हायर कर रहे हैं। बॉस्निया। वो तो उनकी टीम का हिस्सा होते हैं ब्लैक हैंड का, वो उनको कहाँ भेजता है? सैराजेवो भेजता है। क्या देके? गन्स एंड बॉम्ब, गन से मारते हैं, शूट आउट। 7 हत्यारों को इस मोटिव के साथ भेजता है कि आपको आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या करनी, ठीक। कौन से वेपन्स को प्रोवाइड करके? गन्स एंड बॉम्ब्स को प्रोवाइड करके। आगे देखो, आर्चड्यूक फर्डिनेंड, ठीक है, ब्लैक हैंड हो गया, ठीक। फिर देखो क्या होता है, आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड जो हैं, ये अपनी गाड़ी से सैराजेवो की सड़कों पे जा रहे होते हैं, ठीक। और अचानक से इनकी गाड़ी के सामने 19 साल का एक लड़का आता है। उस लड़के का नाम होता है गैब्रिलो प्रिंसेप। ये ब्लैक हैंड सोसाइटी का मेंबर होता है और ये इन्हीं 7 लोगों में से एक होता है, ठीक। ये इनकी गाड़ी के सामने आके 2 शॉट फायर करता है। जो पहला शॉट इनकी पत्नी को लगता है, जिसका नाम होता है सोफी। कहाँ लगता है? उनके स्टमक में, ठीक। और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और दूसरी गोली जो ये चलाता है, ये लगती है आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड को। कहाँ पे? उनके नेक में। और कुछ ही मिनटों में उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और इसी घटना को कहते हैं सैराजेवो क्राइसिस। अब इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ, इसकी चर्चा कल होगी, वही नहीं समझ पा रहा मैं। ठीक। अब इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर कैसे शुरू हुआ उसकी चर्चा कल होगी, लेकिन अभी तुमको सैराजेवो क्राइसिस समझ में आया कि नहीं आया? सैराजेवो क्राइसिस क्या है कि सबसे पहली चीज तो कि ओटोमन एम्पायर था वो वीक हुआ, ठीक। उसके बाद छोटे छोटे देश बने, फिर देशभक्ति की भावना एग्रेसिव नेशनलिज्म में बदल गई। एग्रेसिव नेशनलिज्म क्या है कि जितने भी लोग हमारी कल्चर आइडेंटिटी के हैं वो सब एक साथ रहें। तो जैसे कि फ्रांस अलास्का लॉरेंस जाने लगा जर्मनी से वापस, वैसे ही सर्बिया जितने भी बचे हुए बाल्कन नेशंस थे जहां पे स्लाव्स रहते थे, वो उनसे कहने लगा कि आओ मिलके ग्रेट सर्बिया बनाएं, हम भी स्लाव हैं तुम भी स्लाव हो, ठीक। और उसी के लिए उसने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई ब्लैक हैंड करके, ठीक। वो सोसाइटी क्या काम करती थी? सारे स्लाव्स को यूनाइट करने का काम करती थी, वायलेंस असैसिनेशंस पे भरोसा रखती थी। तो वो अपने ड्रीम पूरा करता। उससे पहले 1908 में बॉस्निया और हर्जेगोविना जहां पे बहुत सारे स्लाव्स रहते थे, उस पे ऑस्ट्रिया हंगरी ने कब्जा कर लिया। सर्बिया का ड्रीम टूट गया। सर्बिया बदले की तलाश में था और मौका उसको मिल गया 28 जून 1914 में, ठीक। जब ऑस्ट्रिया हंगरी के जो अगले राजा होने वाले थे प्रिंस आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, वो बॉस्निया के दौरे पे आते हैं, बॉस्निया की कैपिटल सैराजेवो में। वो अपनी गाड़ी से सड़क पे जा रहे होते हैं और उनकी हत्या करने का प्लान पहले ही ब्लैक हैंड बना चुका था। उसके लिए वो 7 हत्यारे भी सैराजेवो भेज चुका था। उसी में से एक हत्यारा उनकी गाड़ी के सामने आता है जिसका नाम है गैब्रिलो प्रिंसेप, जो कि 19 साल का है। वो 2 शॉट फायर करता है और जिससे उनकी पत्नी और उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है, ठीक। कुछ समझ आ रहा है कि क्यों हुआ होगा? मत सोचो क्यों हुआ होगा, ठीक। वो नहीं, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट अभी बताएंगे, वो मत, भाई तो कह रहे वो मत सोचो क्यों हुआ होगा, पहले सैराजेवो क्राइसिस, वो आगे का टॉपिक। और इसी घटना को कहते हैं सैराजेवो क्राइसिस। गैब्रिलो प्रिंसेप 19 साल का लड़का है, वही सोच रहा हूं मैं कितनी कम एज में असैसिनेशन कर रहा है, असैसिनेशन कर रहा है। देखो हर चीज। और तुमको पता है इसके बाद इसको फांसी नहीं दी जाती क्योंकि फांसी देने की लीगल एज 20 साल होती है। तो वेट किया जाता है कि ये 20 साल का हो जाए फिर इसको फांसी दी जाएगी, पर इसको फिर फांसी नहीं दी जाती। इसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है और ये जेल में मर जाता है, ठीक। जिस सोसाइटी का मेंबर था ये, उस सोसाइटी के लोग उसको बचाने तक नहीं आते, ठीक। इससे एक कायदे की बात ये समझो कि ये जितनी भी सोसाइटीज हैं, ये जितनी भी पॉलिटिक्स हैं, ये आम जनता को इमोशनली मोटिवेट करती हैं। ये जो एग्रेसिव नेशनलिज्म है, ठीक। अब जैसे भारत की सरकारें कहती हैं कि हमें पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं की बहुत चिंता है, कहती है ना कि हमें बांग्लादेशी हिंदुओं की बहुत चिंता है, ठीक। हम पाकिस्तान और बांग्लादेश की हिंदुओं की बहुत इज्जत करते हैं, हम उनके लिए बहुत परेशान रहते हैं कि उनके साथ वहां पे इतना गलत होता है। अगर तुमको इतनी उनकी चिंता है तो जो तुम्हारे पास हिंदू है तुम उनके लिए क्यों कुछ नहीं करते हो? तुम पहले ये करो ना
अगर तुमको सारे हिंदुओं की धरती पे जितने हिंदू हैं, अगर उन सब हिंदुओं की चिंता है तो जितने हिंदू आपके पास अवेलेबल हैं आप सबसे पहले उनके लिए करिए। जब आप उनके लिए सब कुछ कर देंगे फिर आप अगर आके ये बात कहें कि हमें उन हिंदुओं की भी चिंता है तो आपकी बात सही है। अगर आपको हिंदू कल्चर की इतनी चिंता है तो जो गरबा में डिस्को गाने बज रहे हैं बैन करा दो, क्यों बैन नहीं कराते? ठीक, आपको हिंदुओं की चिंता नहीं है, आप नेशनलिज्म को यूज करते हैं अपनी पॉलिटिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक, ये जो इनके दिमाग में ब्लैक हैंड ने भरा था ना इस 19 साल के लड़के के दिमाग में कि वो भी स्लाव हैं, वो हमारे भाई हैं, उनके लिए हमें लड़ना है, ग्रेट सर्बिया बनाना है, वहां उनके साथ बहुत अत्याचार होता है, ये सिर्फ पॉलिटिशियंस ने, वहां के राजाओं ने इसको मेंटली ब्रेन वॉश किया है। इसलिए तो 19 साल का बच्चा गोली मारे दे रहा है। ठीक है, क्यों मारे दे रहा है? क्योंकि उनको नेशनलिज्म को यूज करके अपने एरिया को एक्सपैंड करना। नेशनलिज्म देशभक्ति तो एक टूल है, ठीक है, कैपिटलिस्ट लोगों के लिए देशभक्ति तो एक टूल है। जैसे इसके लिए यूज कर लिया, उसने गोली मार दी, बाद में जेल में सड़ के मर गया वो। ठीक, सराजेवो क्राइसिस समझ में आया? अब तुम कह रहे थे वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, कल का थोड़ा सा तुमको बता दें कैसे हुआ। ठीक, अब ऑस्ट्रिया हंगरी का राजा मार दिया गया, तो ऑस्ट्रिया खाली हो गया। ठीक, नहीं, ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा मार दिया गया। अभी तो फ्रांस का राजा है वहां पे। ठीक, ऑस्ट्रिया हंगरी का होने वाला राजा मार दिया गया। तो अब ऑस्ट्रिया हंगरी क्या करेगा? सर्बिया पे अटैक करेगा। ठीक, क्यों? क्योंकि उसको पता चल जाएगा इसने मारा है, किसने? ब्लैक हैंड ने। ब्लैक हैंड, और इसको पनाह सर्बिया देता है। ठीक, किस पे अटैक करेगा? सर्बिया पे। सर्बिया को रशिया सपोर्ट करता है। ठीक, देखो ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक करेगा किस पे? सर्बिया पे। सर्बिया पे। सर्बिया को सपोर्ट मिलता है रशिया से। अच्छा, रशिया क्यों सपोर्ट करता है इसको? क्योंकि रशिया भी स्लाव है, ये भी स्लाव है। अच्छा, ये जो स्लाव वाली कहानी है ये जनता को बताने के लिए है। जैसे ये लोग जो कह रहे हैं कि हम भी स्लाव तुम भी स्लाव मिलके ग्रेट सर्बिया बना लो, ठीक, ये तो जनता को बताने के लिए है ना। असली रीजन क्या है? एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर, तो सर्बिया का एरिया एक्सपेंड करने के लिए। तो उसमें रशिया क्या फायदा? ठीक, उसका यही तो है कि रशिया सपोर्ट क्यों करता है, ये कल बताएंगे रशिया सपोर्ट क्यों करता है। ठीक, रशिया भी बनना चाहता है इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर बनने के लिए उसको सिल्क रूट पे आना पड़ेगा। ठीक, और सिल्क रूट कहां से होके जाता है? बाल्कन स्टेट्स के नीचे से। तो बाल्कन स्टेट से जब संबंध मिलेंगे तो सिल्क रूट कैसे मिलेगा? ठीक, जनता को बताने के लिए हम भी स्लाव तुम भी स्लाव। ठीक, समझ में है? तो रशिया सर्बिया एक तरफ, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑस्ट्रिया हंगरी का अलायंस किससे है? जर्मनी, जर्मनी इसके साथ। ठीक, इटली अभी कुछ एक साल बोलता ही नहीं, शांति बैठा है मिलाके के चक्कर में। ठीक, यहाँ पे एक जगह होती है बेल्जियम। ठीक, जर्मनी को मौका मिल जाता है अपने एम्पायर को एक्सपैंड करने का, जर्मनी बेल्जियम पे अटैक कर देता है। ठीक, बेल्जियम होता है न्यूट्रल। बेल्जियम ब्रिटेन से क्या रखता है कि भैया हम न्यूट्रल है, वॉर में कुछ बोलेंगे नहीं, पर हमको कुछ हुआ तो तुम हमारी प्रोटेक्शन करोगे। ब्रिटेन एक्टिव हो जाता है, ब्रिटेन अटैक जर्मनी। ठीक, जर्मनी अटैक फ्रांस, फ्रांस री अटैक जर्मनी। ठीक, जर्मनी अटैक रशिया। क्यों? रशिया सपोर्टिंग सर्बिया। ठीक, समझ इंपॉर्टेंट हो गया। अभी आप सराजेवो क्राइसिस कैसे वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर रहा है। ठीक, अब इसीलिए हमने ये तुमको नहीं बताया है, हमने कहा पहले सराजेवो क्राइसिस समझ लो। ठीक, ये जितनी भी इमोशंस हैं, ये जितनी भी फीलिंग्स हैं, देशभक्ति, जाति, धर्म, ये सारी एरिस्टोक्रेसी क्लास के लिए टूल्स हैं। ठीक, जैसे इन्होंने ब्लैक हैंड सोसाइटी बनाई, उसका मोटिव क्या रखा? स्लाव्स को यूनाइटेड करने का। ये तो पब्लिक एजेंडा है जो जनता को बताना है। हिडन एजेंडा क्या है? जो यहाँ के नेता बात कर रहे हैं, अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना। ठीक, और गैब्रिलो प्रिंसेप क्योंकि एक जनता का हिस्सा है तो वो इनके इमोशंस वाली बात से इतना ज्यादा मोटिवेट हो गया है कि 19 साल में उसने गोली मार दी है जाके। ठीक, मैनिपुलेट कर दिया बेचारे को। ठीक, और जिस गाड़ी में ये आर्चड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड बैठे थे वो गाड़ी आज भी ऑस्ट्रिया के म्यूजियम में प्रिजर्व करके रखी गई, उसका भी ब्लॉग है। क्या करेंगे? मुझे मेरा किधर मार दिया। नहीं, यही तो बात, ये हिस्ट्री का यही तो पार्ट है। हिस्ट्री में जितनी घटनाएं घटती जाएं, घटती हो बुरी होती है, लेकिन तब भी उसको संभाल के रखते हैं ताकि आगे पीढ़ी जाने, तुम अपना इतिहास नहीं भूल जाओगे। हमने अपने नेशन कोई भी कैसा कर लेगा। तुम गांव जाते हो, गांव में घर है खुद का, ठीक, कल को तुम करोड़पति हो जाओ, उस घर को बेच दोगे? नहीं बेचोगे ना। तुम्हारे जो बच्चे होंगे तुम उनसे भले वो जाए ना, ठीक, आने वाली जनरेशन को कुछ नहीं पता, लेकिन कोशिश करोगे ना कि तुमको एक बार गांव का घर दिखाया जाए। क्यों? हमारे हमारा है वही, ठीक, हमारे कहाँ से हैं? इतिहास हमारा। कुछ हिस्टोरिकल याद रहे ना हमारा। ठीक, तो इसीलिए अब हो सकता है उस घर में बहुत लड़ाई हो जाए, झगड़े हो जाए, लेकिन तब भी तुम कोशिश करोगे ना हमको अपना कभी गांव तो दिखाने की।
ठीक, चलो बेटा। तो वैसे ही वॉर हुए, झगड़े हुए, लेकिन तब भी वो प्रिजर्व करके रखते हैं। ठीक, अपनी हिस्ट्री को प्रिजर्व करना चाहिए। आने वाली जनरेशन जानेगी क्या कि हम आए कहाँ से हैं, और हिस्ट्री नहीं जानेगी तो उनको जो भी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री बता दी जाएगी वो मान लेंगे। और हिस्ट्री मैनिपुलेटेड बता के ही प्रेजेंट टाइम में झगड़े कराए जाते हैं। जैसे मुगल्स ने हमें लूट लिया, जब मुगलों ने सब लूट लिया तो अंग्रेज लूटने के आए थे? बताओ, सब जब मुगल लेके चले गए तो अंग्रेज लूटने के आए थे? यानी नहीं लूटा ना, बस राज किया है, यहीं पे खर्च कर रहे यहीं पे खर्च किया। ठीक, अंग्रेजों के टाइम का एक बहुत पॉपुलर मॉन्यूमेंट बताओ जो अंग्रेजों ने बनवाया हो। कुछ कोई नहीं, मुगल्स के टाइम में बताओ। इमाम बाड़ा, ताजमहल, रेड फोर्ट, तो फिर पैसा कहाँ खर्च हो रहा है? आते हैं टीवी पे, मुगलों ने भैया लूट लिया, तो जब मुगलों ने लूटा तो अंग्रेज क्या लूटने आए? इंडायरेक्टली मुस्लिम सुना रहे हो। ठीक, मुस्लिम्स को इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि उनको पता है इंडियन पॉलिटिक्स की जड़ है हिंदू मुस्लिम डिवीजन, और यहीं से क्रिएट होता है वोट बैंक। एक्चुअली ये लोग एक पब्लिक एजेंडा बताते हैं, ठीक, अपने आप को पावर में रखने के लिए। जनता क्या करती है, उनका जो जनता को बताने का एजेंडा है वो मान लेती है। जनता को कोशिश ये करनी चाहिए कि उनके हिडन एजेंडा को जानना चाहिए। जनता जो होता है मान लिया भैया ने कहा है। भैया ने कहा है। हमारे यहाँ पेंटर आता था जिसने वो पूरा ऊपर नीचे तक घर पेंट किया, अखिलेश यादव आए होंगे, कहीं उसको नमस्ते बोल दिए होंगे, तो वो साला दिन भर पेंट करते करते अखिलेश भैया आए थे और नमस्ते बोल रहे थे, भैया कंधे भांग रख दिए थे हमारे। अरे हम क्या बताएंगे, साले करते तो तुम पेंट ही हो बिल्कुल। अखिलेश भैया ने तुमसे अपना घर भी नहीं पुतवाया होगा, तुमको मालूम है। ठीक, चलो कल पढ़ेंगे। कल कितने बजे टाइम रखा जाए? जितना बोलिए बताओ।